Dear students, today I will discuss chapter 18 body fluid and circulation. तो आइए हम बात करते हैं चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक। तो आज के इस चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम बात करते हैं कि सर्कुलेशन क्या होता है, बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, कैसे कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन होता है। तो आइए हम बात करते हैं, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम discovered by विलियम हार्वे। फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, ठीक। अब सर्कुलेशन होगा, किस चीज़ का सर्कुलेशन होगा? फ्लूइड का सर्कुलेशन होगा। बॉडी में सर्कुलेशन किस चीज़ का होता है? फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। किसका होता है? फ्लूइड का सर्कुलेशन होगा। तो अब फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड कोई मीडियम बन के सर्कुलेट करेगा, कोई मीडियम तो होना ही चाहिए। हाँ, मीडियम है। आइए बात करते हैं। जैसे क्या है मीडियम? ब्लड है आपके पास और क्या है? लिम्फ, ठीक। तो जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लड और लिम्फ होते हैं, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं। पहले ब्लड की बात कर लेंगे, देन फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड की बात करते हैं। ये जो ब्लड होता है इसकी ओरिजिन कैसी होती है? इसकी ओरिजिन जो होती है वो मेसोडर्मल होती है। कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है, ठीक। तो ब्लड की ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। क्या होते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। एल्कालिन इन नेचर में होते हैं। किस नेचर में होते हैं? एल्कालिन इन नेचर में होते हैं। एल्कालिन इन नेचर होते हैं। एल्कालिन नेचर का मतलब ये होगा कि इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मान इसका? 7.4 होता है, ठीक। देन अब हम आगे बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करेंगे, ठीक। ब्लड के कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम ब्लड के कंपोनेंट को देखते हैं तो इसमें हमको प्लाज्मा मिलता है। क्या मिलता है? प्लाज्मा, जो कितने परसेंट होता है? 55% होता है। फॉरवर्ड एलिमेंट होते हैं जो कि 45% होते हैं। फॉर्मेट एलिमेंट को ब्लड सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या इसको आप सॉलिड सेल्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सॉलिड सेल्स भी कह सकते हो, ठीक। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात किया जाए तो प्लाज्मा, फॉर्मेट एलिमेंट यानी कि ब्लड सेल्स होते हैं, सॉलिड सेल्स होते हैं जो कितने परसेंट होते हैं? 45% होते हैं। जो प्लाज्मा होता है 55% होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा की। ये जो प्लाज्मा होता है हमने बताया कितने परसेंट होगा? 55% होगा, ठीक है ना।
इसमें वाटर जो होता है ये 92% होता है। कितने परसेंट होता है वाटर? 92% वाटर होता है। इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो 6 to 8% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं प्रोटीन? 6 to 8% प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा 55% होते हैं। वाटर कितने इसमें पाया जाता है? 90 to 92% पाया जाता है। प्रोटीन 6 to 8% पाया जाता है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मेजर प्रोटीन की हम यहाँ बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेजर प्रोटीन की बात करेंगे। जैसे एल्बुमिन पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा? एल्बुमिन पाया जाएगा, ग्लोब्यूलिन पाया जाएगा, फाइब्रिनोजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फाइब्रिनोजन पाया जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन भी देख लेते हैं इसकी। तो डेट इज मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के मेजर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। तो जो एल्बुमिन होते हैं ये किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? हेल्पफुल इन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक, जो आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं ये इसकी जो नीड्स होती है किसमें होती है? डिफेंस मैकेनिज्म में होती है। किसमें होती है? डिफेंस मैकेनिज्म में होती है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स जो एल्बुमिन होते हैं इनकी नीड कहाँ होती है? डिफेंस मैकेनिज्म में होती है। जो ग्लोब्यूलिन होते हैं इनकी नीड कहाँ होती है? डिफेंस मैकेनिज्म में होती है। एल्बुमिन जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं इन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होते हैं। ठीक, नेक्स्ट फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन होते हैं एक इसके लिए नीड होते हैं। इनकी जो नीड होती है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है। किसके लिए होती है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है। ठीक है, तो डेट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन वैसे भी तो वैसे और इसके आगे भी प्रोटीन है जैसे प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन की बात की है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन जो होता है हेल्पफुल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है नीड फॉर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होता है। ठीक है, जो फाइब्रिनोजन होते हैं इनकी जो नीड होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं फॉर्मेट एलिमेंट की। किसकी बात करेंगे? फॉर्मेट एलिमेंट की। फॉर्मेट एलिमेंट की बात करते हैं। फॉर्मेट एलिमेंट हमने बताया था। फॉर्मेट एलिमेंट कितने परसेंट पाए जाते हैं? 45%, जिनको ब्लड सेल्स या सॉलिड सेल्स भी कहते हैं। इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, तो फॉर्मेट एलिमेंट 45% होते हैं। 3 पार्ट में इसको हम पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक, तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात करेंगे। उसके पहले हम कुछ चीज़ें नोट में देख लेते हैं। नोट की बात इंपॉर्टेंट बात होती है इसलिए उसको हम देख लेते हैं। नोट नंबर 1, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं जैसे SO2 जो होता है और ये बेसिक नीड्स होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक नीड्स होते हैं। यानी आप कह सकते हो ऑल ऑर्गेनिज्म आर बेसिक नीड्स ऑल बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग सेल। सभी सेल्स की जो होती है बेसिक नीड्स होती है। क्या होती है? बेसिक नीड्स होती है। ठीक है ना, तो न्यूट्रिएंट SO2 जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, देन हम नोट सेकंड की बात कर लेते हैं। नोट नंबर 2 की बात करेंगे। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम
ऑर्गेनिज्म, जैसे स्पॉन्जी हो गया, क्या हो गया, स्पॉन्जी हो गया, एंड सिलेंट्रेट्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, सर्कुलेशन करवाता है, क्या करवाता है, सर्कुलेशन करवाता है, किसका, इसेंशियल न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन करवाता है, जो क्या करवाता है, सर्कुलेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन करवाता है। कहने का मतलब ये है कि सम ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्जी, सिलिंड्रेट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी सरफेस पर बॉडी कैविटी पाई जाती है, डेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट, डेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक, देन अब आगे चलते हैं, नोट नंबर 3 देख लेते हैं। नोट नंबर 3, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, डेट इज कॉल्ड सीरम। इसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। यानी कि सीरम जो होता है येलोइश कलर का हल्का लिक्विड होता है, येलोइश कलर का हल्का लिक्विड होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, जो प्लाज्मा का ही एक पार्ट होता है, जो क्या होता है, प्लाज्मा का ही एक पार्ट होता है। ठीक, देन हम बात करेंगे आरबीसी की, बात करते हैं फॉरवर्ड एलिमेंट की, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम आरबीसी की बात करते हैं। ठीक, आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है इरिथ्रोसाइट होता है, क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि इरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन जो होता है इसका एरिथ्रोपोइसिस से होता है, इरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है ना। यह स्टिमुलेटेड बाय इरिथ्रोपोइटिन, ऐसे देख लेते हैं फॉर्मेशन पहले कहाँ होता है, ठीक है ना। तो अकर इन रेड बोन मैरो, ठीक है ना। कोई पूछे आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अकर्स इन रेड बोन मैरो, स्टिमुलेटेड बाय इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है ना। किससे स्टिमुलेट होता है, इरिथ्रोपोइटिन से स्टिमुलेट होता है, ठीक है ना। सिक्रीटेड बाय किडनी, किडनी से सिक्रीट होता है, ठीक। देन हम आगे चलते हैं। अब इसी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आइए देखते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू, ठीक। तो आप कहोगे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आरबीसी होता है इन ह्यूमन मैमल में, आरबीसी जो होता है कैसा होता है? आरबीसी जो होता है ये बाई कॉन्केव शेप का होता है। किस शेप का होता है? बाई कॉन्केव शेप का होता है, ठीक। बाई कॉन्केव शेप का मतलब ये होता है इस टाइप का, ठीक। इसको बोलते हैं कॉन्केव, क्या बोलते हैं? कॉन्केव बोलते हैं, ठीक। ये भी वाला कॉन्केव पोर्शन, कॉन्केव बोथ साइड है, बाई कॉन्केव क्या करवाता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करवाता है? इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करवाएगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है ना। और इसमें कैसा होता है? यह जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कैसे होता है? यह नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसका रीजन क्या होता है कि टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। आल्सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा कि एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया का ही वर्क होता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसका मतलब कि कौन सी प्रोसेस होगी? यहाँ पे ओनली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? ओनली ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आरबीसी कैसा होता है? इसका बाई कॉन्केव होता है, ठीक है ना। कॉन्केव, कॉन्वेक्स इसमें नहीं होता है, बाई कॉन्केव होता है, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक। नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ड्यू टू रीजन टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। आल्सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसमें ओनली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर होती है, ठीक। आइए हम नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। नोट नंबर 1, जैसे सुना होगा आपने कैमल एंड लामा, इस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी आरबीसी में ओवल होती है, इसकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है, एंड न्यूक्लिएटेड होती है। एंड कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है ना। तो नोट में है एक्सेप्शन रखा जाता है इसको, कैमल एंड लामा इस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी आरबीसी ओवल, बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक। आइए हम आगे बात करते हैं। नोट नंबर 2, जैसे ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड्स एंड लिपिड, these are बायोमॉलिक्यूल। क्या होते हैं? ये बायोमॉलिक्यूल हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना।
जो क्या करते हैं, ऑलवेज इन ट्रांसमिट अ बॉडी, ऑलवेज इन ट्रांसमिट अ बॉडी, ऑलवेज इन ट्रांसमिट अ बॉडी, जो क्या करते हैं कि ब्लड में हमेशा ट्रांसमिट होते रहते हैं, बॉडी में हमेशा ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड, इसके साथ साथ आयन भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी में हमेशा ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है ना, रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं, साइट्स जो होते हैं, ये आरबीसी प्रीकर्सर होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आरबीसी प्रीकर्सर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी प्रीकर्सर क्या होते हैं तो आप बताओगे रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं आरबीसी प्रीकर्सर होते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे हिमेटोक्रीट की बात कर लेते हैं। आइए हिमेटोक्रीट की बात कर लेते हैं। हिमेटोक्रीट की बात कर लेते हैं। हिमेटोक्रीट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय आरबीसी, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय आरबीसी, एक्वायर्ड बाय आरबीसी, ठीक है ना, एक्वायर्ड बाय आरबीसी। हिमेटोक्रीट जो होता है परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय आरबीसी, ठीक। किससे मेजर किया जाता है, इज मेजर्ड बाय यूजिंग विंट्रो ट्यूब, इसके थ्रू क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो हिमेटोक्रीट क्या होते हैं, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय आरबीसी, ठीक है ना, इज मेजर्ड बाय यूजिंग विंट्रो ट्यूब के थ्रू इसको क्या कर लिया जाता है, इसके परसेंटेज को, ब्लड वॉल्यूम के परसेंटेज को मेजर कर लिया जाता है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं रेडॉक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं। रेडॉक्स फॉर्मेशन क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, अकर व्हेन आरबीसी अडेयर टुगेदर, ठीक है ना। कब होता है ऐसे प्रोसेस, अकर व्हेन आरबीसी अडेयर टुगेदर, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है रेडॉक्स फॉर्मेशन व्हेन, जब आरबीसी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, यानी कि सिक्के लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स फॉर्मेशन। इस टाइप से, जैसे आरबीसी के मॉलिक्यूल ऐसे 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 एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के ऊपर जो है ऐसे बैठते चले जाएंगे, ठीक। तो अकर व्हेन आरबीसी अडेयर टुगेदर, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, आइए बात करते हैं आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होती है इसकी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की बात करेंगे तो इसकी जो स्पैन होती है 120 डेज होती है। कितनी होती है, 120 डेज होती है, ठीक। लेकिन जब इसको हम काउंट करते हैं, इसका जो आरबीसी काउंट होता है, आरबीसी काउंट्स ऑन एवरेज, आरबीसी काउंट्स ऑन एवरेज, इसमें क्या होता है कि 5 to
5.5 मिलियन पर mm³। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का काउंट कितना होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, ठीक है ना, क्या बताओगे? 5 to 5.5 मिलियन mm³। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ ओरबीसी किसको कहते हैं। ठीक, इसकी बात करते हैं। आइए बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन लेवल का। हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, क्या होता है? लेवल होता है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ऑफ ब्लड 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है। ठीक है ना, यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपको 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट। ठीक, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी बात करेंगे? कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। तो इसमें जो होता है डियर स्टूडेंट 33% इसमें आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 33% इसमें क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड एज हीम कहते हैं। क्या कहते हैं? हीम कहते हैं। ठीक है ना, अब ग्लोबिन वाला पोर्शन बच गया है। ठीक है ना, तो इसमें जो प्रोटीन पाई जाएगी, प्रोटीन जो होगी, कौन सी प्रोटीन होगी? ग्लोबुलिन प्रोटीन होगी, ग्लोबिन प्रोटीन होगी, ग्लोबिन नहीं, ग्लोबिन। ठीक है ना, तो इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं विथ 2 अल्फा 2 बीटा 141 एमिनो एसिड 146 एमिनो एसिड आप पॉलीपेप्टाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आप बताओगे कि 33% इसमें आरबीसी पाया जाता है। इसमें कंटेन होता है आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, जिसको कहा जाता है हीम। ठीक है ना, इसमें जो प्रोटीन होती है ग्लोबिन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, जो जिसमें क्या पाया जाएगा? 2 अल्फा होगा 2 बीटा, यानी 141 एमिनो एसिड एंड 146 एमिनो एसिड आप पॉलीपेप्टाइड यानी चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक, तो ये रहा आपका कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, देन हम बात करेंगे आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं किसकी? डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? डब्ल्यूबीसी की। ठीक, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। ठीक है ना, यह कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो व्हाइट ब्लड सेल्स, तो कलरलेस तो होगा ही, तो इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट की। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी को हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। डब्ल्यूबीसी को हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक, ग्रेन्युलोसाइट को आल्सो हम लोग 3 पार्ट में
स्टडी करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ठीक है ना। ग्रेनुलोसाइट को आल्सो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक, देन हम एग्रेनुलोसाइट को हम आल्सो डिवाइडिंग थ्रू 2 पार्ट। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड करते हैं। ठीक, कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक, ये जो लिम्फोसाइट होते हैं इसको हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टडी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, कंप्लीट एनसीईआरटी है इसमें। आपके मेडिकल एग्जाम के लिए, नीट के लिए, 11th स्टैंडर्ड के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए ये वीडियो मेनली रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों के लिए। ठीक, अगर हम कुछ बातें नोट में कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, नोट की बातें कर लेते हैं। जैसे लाइफ साइकिल अगर पूछा जाए, इसका लाइफ साइकिल कितने दिन होता है, तो आप कहोगे 5 से 7 दिन होता है। कितने दिन होता है? 5 से 7 दिन होता है। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल कितने दिन होता है? 5 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है? कितना काउंट होता है इसका? तो आप क्या बताओगे? 4000 से 8000। एनसीईआरटी की लाइन में 4000 से 8000 पर mm क्यूब होता है। ठीक, 4000 से 8000 पर mm क्यूब होता है। ठीक है ना। तो अब हम नोट की बात कर लेते हैं। नोट नंबर 1, ब्लड बफर यानी कि NaOH NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। ये क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, जो क्या करवाते हैं? रेगुलेट ब्लड पीएच। ब्लड के पीएच को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना, मेंटेन करते हैं। तो ब्लड बफर आपसे पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं, NaHCO3 जो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, क्या करते हैं? ब्लड में पीएच के लेवल को मेंटेन करते हैं, जो क्या कहते हैं? उनको हम ब्लड बफर कहते हैं। ठीक है ना। आइए नोट नंबर 2 देख लेते हैं। नोट नंबर 2, मूवमेंट ऑफ WBC across the cell diapedesis। ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ WBC across the blood valves, ऐसे कह सकते हो, across the blood vessels या blood vessels wall, आप कह सकते हो blood vessels wall, ऐसे कह दो blood vessels wall। इसको हम लोग कहते हैं डायापिडेसिस। ठीक है ना। तो डायापिडेसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ WBC across the blood vessels wall, that is called डायापिडेसिस। ठीक है ना। देन आप लोगों ने सुना होगा, ये नोट नंबर 3 में एक इम्पॉर्टेंट बात और कर लेते हैं, ल्यूकीमिया। ठीक है ना। ल्यूकीमिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यह ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है ल्यूकीमिया।
कैसे होता है? जब अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBC, जब WBC में उसका प्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाता है तब क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया हो जाता है। तब क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBC, ठीक है ना? देन क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज ए ब्लड कैंसर व्हेन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBC, ठीक। अब आइए आगे बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रोफिल्स। डियर स्टूडेंट, ये जो होते हैं ये मोस्ट एविडेंट होते हैं। मोस्ट एविडेंट का मतलब इसका परसेंटेज कितना होगा? ये 70% पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 70% पाया जाता है। यह फाइगोसाइटिक इन नेचर का होता है, यानी फाइगोसाइटोसिस मतलब भक्षण करने का काम करेगा, किल करने का काम करेगा, ठीक। इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसका 2 से 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। कितने लोब्ड न्यूक्लियस होता है? 2 से 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। देन अब हम बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स की। किसकी बात करेंगे? लिम्फोसाइट्स की बात कर लेते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 20 to 40% पाए जाते हैं। कितने परसेंट पाए जाते हैं? 20 to 40% पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, ठीक है ना? किसके लिए होते हैं? इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल आर इम्यूनिटी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किससे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडी। किससे प्रोड्यूस होते हैं? एंटीबॉडी से प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना? देन सिंथेसिस इनका कहाँ होता है? सिंथेसिस इनका कहाँ होता है? आइए देख लेते हैं। सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन इन रेड बोन मैरो, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये होता है कि लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 to 40% होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जैसे आपने अभी कहा ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक। देन सिंथेसिस इनकी कहाँ से होती है? सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन इन रेड बोन मैरो, ठीक। देन हम जैसे इसको 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो आप इसको कह सकते हो बी लिम्फोसाइट, आप इसको बोल सकते हो बी लिम्फोसाइट, आप इसको कह दीजिए बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना? दैट इज आपका बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना? यानी कि बी लिम्फोसाइट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आप देख लीजिए, आइए इसे दिखा लीजिए, इसको देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट, ठीक। बी लिम्फोसाइट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? एंटीबॉडी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है ना? सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन इन रेड बोन मैरो में इसका होगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स, इसकी बात करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। आइए बात कर लीजिए टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स, ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका सिंथेसिस इन बोन मैरो कहाँ पे होता है? सिंथेसिस इन बोन मैरो, इनका भी सिंथेसिस कहाँ होता है?
बोन मैरो में होता है, जो क्या करते हैं एंड मैच्योरेशन इन थाइमस, एंड मैच्योरेशन इन थाइमस, ठीक है ना। तो जो टी मतलब होता है थाइमस, टी मीन्स होता है थाइमस। टी लिम्फोसाइट्स सिंथेसिस इन बोन मैरो एंड मैच्योरेशन इन थाइमस, ठीक। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। किसकी बात करेंगे? मोनोसाइट की बात करते हैं। आइए देखते हैं मोनोसाइट्स क्या होते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। क्या होते हैं? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। क्या होते हैं? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। फाइगोसाइटिक इन नेचर के होंगे, फाइगोसाइटिक इन नेचर के होंगे, ठीक है ना। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है, ठीक। तो मोनोसाइट्स लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, फाइगोसाइटिक इन नेचर के होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है, ठीक। देन हम बात करते हैं स्नोफिल्स की। किसकी बात करेंगे? स्नोफिल्स की बात करेंगे। स्नोफिल्स में क्या होता है? हाई स्नोफिल्स काउंट इंडिकेट हाई स्नोफिल्स काउंट इंडिकेट एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि आप कह सकते हो हाई स्नोफिल काउंट्स इंडिकेट्स एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है ना। एलर्जिक रिएक्शन, हाई स्नोफिल काउंट्स इंडिकेट एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है ना। या पैरासिटिक इन्फेक्शन का करवाते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन का करवाते हैं, ठीक है ना। यानी कि रेजिस्ट इन्फेक्शन आप बोल सकते हो उसको। इन्फेक्शन को क्या करते हैं? रेजिस्ट इन्फेक्शन, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि स्नोफिल्स जो होते हैं इनकी जब अमाउंट क्वांटिटी बढ़ जाती है, काउंट बढ़ जाता है, हाई स्नोफिल्स काउंट्स इंडिकेट एलर्जिक रिएक्शन। लोग जो बोलते हैं स्नोफिलिया हो जाता है, क्या हो जाता है? स्नोफिलिया हो जाता है। तो इसी स्नोफिल से ही होता है, ठीक है। कब होता है? जब इनका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक। पैरासिटिक इन्फेक्शन काज करवाते हैं, ठीक है, होते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन को कॉज करवाते हैं, ठीक। देन हम बात करेंगे बेसोफिल्स की। किसकी बात करेंगे? बेसोफिल्स की बात करते हैं, ठीक। बेसोफिल्स की बात करते हैं। जो बेसोफिल्स होते हैं सिक्रीट करवाते हैं, क्या करवाते हैं? सिक्रीट करवाते हैं, सिक्रीट्स हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन, ठीक है ना। ये क्या सिक्रीट करवाते हैं? सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन, ठीक है ना। इसका जो न्यूक्लियस होता है एस शेप्ड होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है एस शेप्ड होता है। तो कहने का मतलब है ये स्टूडेंट्स, बेसोफिल्स जो होते हैं डब्ल्यूबीसी तो होते ही हैं, ठीक है। सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन, ठीक है ना। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये शेप्ड होता है, ठीक। देन हम कुछ बातें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे यूरेज आप डब्ल्यूबीसी काउंट। यूरेज आप डब्ल्यूबीसी काउंट की जब हम बात करेंगे, या तो बात कर चुके हैं यूरेज आप डब्ल्यूबीसी काउंट। अब हम बात कर लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी लेवल। अरेंजमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी लेवल, अरेंजमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी लेवल। जब हम इसको अरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स
फिल की बात करते हैं, ठीक है ना। देन स्नोफिल की बात करते हैं, देन किसकी बात करेंगे, देन लिम्फोसाइट की बात करते हैं, लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। फिर किसकी बात करेंगे हम, स्नोफिल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। स्नोफिल्स की बात किसकी बात करेंगे हम, सॉरी मोनोसाइट लिखो पहले, मोनोसाइट लिखो, देन स्नोफिल्स लिखो, ठीक है ना। और उसके बाद किसकी बात करेंगे हम लोग लास्ट में, बेसोफिल्स, ठीक है ना। बेसोफिल्स, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एविडेंट क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, लीस्ट एविडेंट क्या होता है, बेसोफिल्स। मोस्ट एविडेंट जो होते हैं ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो आपके लीस्ट एविडेंट होता है, जो लीस्ट एविडेंट होते हैं आपके बेसोफिल्स, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी लेवल सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है ना। तो मोस्ट एविडेंट क्या होता है इसमें, न्यूट्रोफिल्स होता है, लीस्ट एविडेंट क्या होता है, बेसोफिल होता है, ठीक है। आइए अब छोटा सा टॉपिक है, हम बात कर लेते हैं, लगे हम प्लेटलेट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, प्लेटलेट, किसकी बात कर लेते हैं, प्लेटलेट। ये भी क्या है, फॉर्मेट एलिमेंट का हिस्सा है ना, ब्लड सेल्स का एक पार्ट है। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट होते हैं, जो प्लेटलेट होते हैं इनका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, क्या है, थ्रोम्बोसाइट से। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है ना। प्लेटलेट क्या होते हैं, आपको पता है जो प्लेटलेट होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है ना। कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स, ठीक है ना। तो प्लेटलेट जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, इनका दूसरा नाम है, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड किस में होता है, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है रेस्पॉन्सिबल और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आइए देख लेते हैं प्लेटलेट का काउंट क्या होता है। तो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, डेराइव फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स, प्रोड्यूस थ्रोम्बोप्लास्टिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। देन हम इसका काउंट देख लेते हैं, प्लेटलेट काउंट, इसका लाइफ स्पैन देख लेते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो काउंट होता है ये 1.5 to 3.5 मिलियन पर mm³ होता है, ठीक है ना। कितना होता है, पर mm³ होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट जो होते हैं 1.5 to 3.5 मिलियन पर mm³ होते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, तो 7 से 7 to 10 डेज होता है मेनली, ठीक है ना, ऑन एवरेज 7 to 10 डेज होता है, ठीक है ना। एक नोट में इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा क्लाइंपिंग वर्ड, क्लाइंपिंग कब होता है, आरबीसी जब डिस्टर्ब होती है क्लाइंपिंग कर जाती है,
तो उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीसी होता है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीसी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, क्लैंपिंग कर जाती है, क्लैंपिंग कर जाती है, क्या कर जाती है, क्लैंपिंग कर जाती है, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल इसकी कितनी होती है प्लेटलेट की, 7 to 10 डेज होती है ऑन एवरेज, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लैंपिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग कहते हैं, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, बहुत सारी वीडियो आनी है, ठीक है ना। तो गुड बाय, गुड डे।